Dear students, today we will start chapter 5, The Age of Industry of History. I have explained last day before the Industrial Revolution. Now we start the pace of industrial change. How rapid was the process of industrialization? Does industrialization mean only the growth of factory industries? First phase, the most dynamic industries in Britain were clearly cotton and metal. Growing at a rapid pace, cotton was the leading sector in the first phase of industrialization up to the 1840. 1840 से पहले तेजी के साथ में कॉटन सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ. आफ्टर दैट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लीड द वे. इसके साथ में आयरन एंड स्टील का डेवलपमेंट हुआ विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे. रेलवे का एक्सपेंशन हुआ इन इंग्लैंड फ्रॉम 1840 एंड द कॉलोनीज फ्रॉम 1860. इसके साथ साथ भारत जैसे ब्रिटेन के उपनिवेश में तेजी के साथ में रेलवे में एक्सपेंशन हुआ. द डिमांड फॉर आयरन एंड स्टील इंक्रीजिंगली रैपिडली. तेजी के साथ में आयरन और स्टील की डिमांड बढ़ती गई. By 1873, Britain was exporting iron and steel worth about 77 million, double the value of its cotton export. 1873 के बाद में ब्रिटेन में जो एक्सपोर्ट आयरन और स्टील हुआ वो कॉटन से बहुत अधिक था. Now second paragraph. The new industries could not easily displace traditional industries. Even at the end of the 19th century तक जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उनका स्थान अभी इंडस्ट्री जो न्यू इंडस्ट्रीज नहीं ले सकी. Less than 20% of the total workforce was employed in technologically advanced industry sector में hardly 20% वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होता रहा. टेक्सटाइल वाज ए डायनेमिक सेक्टर बट ए लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट वाज प्रोडक्शन नॉट विद इन फैक्ट्री बट आउटसाइड विद डोमेस्टिक यूनिट्स. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में तेजी के साथ में आउटपुट नहीं हुआ लेकिन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कंटिन्यू रन करती रहीं. थर्ड, द पेस ऑफ चेंज इन द ट्रेडिशनल. परंपरागत रूप से इंडस्ट्री वाज नॉट सेटअप स्टीम पावर कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज बट द डिड नॉट रिमेन entirely stagnate either. Seemingly ordinary and small innovation were the basis of growth of many non-mechanized sectors such as food processing, buildings, poultry, glass workers, tanning, furniture making and production of implement. इन सब में ट्रेडिशनल टेक्निक के द्वारा ही काम चलता रहा, कंटिन्यू चलता रहा, जो कि नई मशीन पर काम करना या इससे पसंद नहीं किया जा रहा. फोर्थ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस occurred slowly. They did not spread dramatically across the industrial landscape. New technology was expensive and merchant and industrialists were cautious about using it. यहाँ पर जो बदलाव तेजी के साथ में इंडस्ट्री में आ रहा था उसमें नई टेक्निक काफ़ी एक्सपेंसिव थी और ट्रेडिशनल पर ही ज़्यादा पे किया जाता था, उसी के द्वारा काम किया जाता था. नई टेक्निक को एडॉप्ट करने में कैपिटलिस्ट और वर्कर्स काफ़ी कॉशियस रहते थे. द मशीन ऑफन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वाज कॉस्टली. क्योंकि नई टेक्निक के द्वारा तैयार की गई मशीनें किसी तरह से ब्रोक डाउन होती थी तो रिपेयर काफ़ी कॉस्टली होती थी.
they were not as effective as their inventor and manufacturer claimed. Considers the case of the steam engine, जेम्स वाट इम्प्रूव आगे चल के इसको और तेजी के साथ में लाने के लिए नई टेक्निक को उसमें जेम्स वाट के द्वारा स्टीम इंजन में इम्प्रूवमेंट किया गया. इंजन प्रोड्यूस्ड बाई न्यू कमन एंड पेटेंट द न्यू इंजन इन 7080 फ्रेंड न्यू कॉमन्स के द्वारा इसको 7081 में पेटेंट किया गया. His industrialist friend Matthew Boulton manufactures the new model. उनके फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन ने इसमें न्यू मॉडल तैयार किया. बट फॉर ईयर्स ही कुड फाइंड नो बायर्स, लेकिन इसके कोई खरीदार नहीं मिले क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली था. सॉरी. At the beginning of the 19th century, there were no more than 320 steam engine all over England. All over England में सिर्फ 321 स्टीम इंजन तैयार हुए. ऑफ द 80 वर इन कॉटन इंडस्ट्री, जो 80 कॉटन इंडस्ट्रीज में लगे हुए थे. 9 इन वूल इंडस्ट्री, 9 वूल इंडस्ट्री के लिए. एंड द रेस्ट इन द माइनिंग, अदर्स रेस्ट ये माइनिंग फील्ड में लगे हुए थे. Canal works and iron works steam engine were not used in any of the other industries till much later in the century. So steam engine were not used in any of the other industries till much later in the century. इस सेंचुरी में आगे और किसी जगह पर इसका इंजन स्टीम इंजन का यूज नहीं किया गया. सो इवन द मोस्ट पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी दैट इनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर मैनिफोल्ड वाज स्लो टू एक्सेप्टेड बाई इंडस्ट्रियलिस्ट. इस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि अदर्स में इसका स्टीम इंजन का यूज तेजी के साथ में नहीं हो पाया. Historians now have come to increasingly recognize that the typical workers in the mid-19th century was not machine operators but the traditional spear- crafts, crafts spear, spons and levers. Yes. Yes, एक बार फिर देखते हैं. Historians now have come to increasingly recognize that the typical worker in the mid-19th century was not machine operators but the traditional craftsperson and labor. परंपरागत क्राफ्ट्सपर्सन और लेबर के द्वारा काम किया जाता रहा. नेक्स्ट टॉपिक, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर. हैंड लेबर हाथ का श्रम एंड स्टीम पावर वास्ट इंजन. इन विक्टोरियन ब्रिटेन की महारानी के द्वारा देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर. विक्टोरिया महारानी के पीरियड में इसमें ह्यूमन लेबर की कोई भी शॉर्टेज नहीं थी. पुअर पीजेंट्स एंड वैग्रेंट्स मूव टू द सिटीज इन लार्ज नंबर्स इन सर्च ऑफ जॉब. यहाँ पर गांव से पीजेंट्स एंड वैगन्स मूव्ड हुए गांव से सिटी की तरफ, कारखानों में इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए. वेटिंग फॉर वर्क, जो काम का इंतजार करते थे. एज यू विल नो व्हेन देयर इज पेलेंटी ऑफ लेबर, पेलेंटी ए लॉट ऑफ लेबर थी. वेजेज आर लो, जहाँ उनका वेतन काफ़ी कम था. सो इंडस्ट्रियलिस्ट हैड नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर. इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने लेबर की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थी. और हाई वेज कॉस्ट, दे डिड नॉट वांट टू introduce machine that got rid of human labor and required large capital investment. को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था.
इंडस्ट्रीज में इन मैनी वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि ज़्यादा से इन्वेस्ट करना पड़े, और न्यू ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा ये वो अपना काम करते थे। इन मैनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वाज सीजनल। लेबर की डिमांड काफ़ी हद तक मशीन्स में फैक्ट्री में सीजनल होती थी। गैस वर्क्स एंड बेवियर्स वर स्पेशली बिजी थ्रू द कोल्ड मंथ्स, जो जाड़ों के दिनों में ही बिजी रहते थे। सो दे नीडेड मोर वर्कर्स टू मीट देयर पीक डिमांड, जिनकी डिमांड पीक पर होती थी। बुक बाइंडर्स एंड प्रिंटर्स कैटरिंग टू क्रिसमस डिमांड। बुक बाइंडर की डिमांड भी सीजनल थी एंड प्रिंटर की डिमांड सीजनल थी। कैटरिंग टू क्रिसमस डिमांड, जो दिसंबर में क्रिसमस डे पर कैटरिंग की डिमांड भी तेज़ी के साथ में होती थी, ये भी सीजनल थी। टू नीडेड एक्स्ट्रा हैंड बिफोर दिसंबर एट द वाटर फ्रंट। विंटर वॉज द टाइम दैट शिप वर repaired and steward। इन द कोल्ड सीजन में जो शिप थे, शिप पे रिपेयरिंग वर्क किया जाता था, क्योंकि वो उनका मूवमेंट बहुत कम होता था। इंडस्ट्रियलिस्ट यूजली परफर्ड हैंड लेबर्स। इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैंड लेबर को प्रेफरेंस देते थे। एम्प्लॉइंग वर्कर्स फॉर सीजन्स, जो वर्क था उनका वो भी सीजनेबल था। A range of product could be produced only with hand labor. Machine were oriented to producing uniforms, standardized goods for mass market, but the demand in the market was often for goods with intricate, intricate designs and specific shapes. And mid 19th century Britain, for instance, 500 variety of hammer were produced and 45 kinds of axes, कुल्हाड़ियों की इतने टाइप की उनके पास में कुल्हाड़ी और हैमर हथौड़े थे, जो कि ट्रेडिशनल वर्क उनके द्वारा किया जाता था। दे रिक्वायर्ड ह्यूमन स्किल नॉट मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। वो भी ह्यूमन स्किल पर विश्वास करते थे, मशीन की टेक्नोलॉजी को अवॉइड करते थे। इन विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लास, ब्रिटेन में अपर क्लासेस के लोगों के द्वारा आर्टी अरिस्टोक्रेटिक अरिस्टोक्रेटिक रिच पर्सन्स एंड द बोर्गियसेस preferred थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाई हैंड, जो हैंडमेड गुड्स को परचेज करते। Handmade product came to symbolize refinement and class. They were better finishing, जो कि उसकी फिनिशिंग स्मूथली होती थी। इंडिविजुअली प्रोड्यूस एंड केयरफुली डिजाइन, और इनकी डिजाइन भी केयरफुली तैयार की जाती थी। मशीन मेड गुड वर्क फॉर एक्सपोर्टिंग टू द कॉलोनीज। मशीन का माल बाहर अपने कॉलोनीज में एक्सपोर्ट किया जाता था। इन कंट्रीज विद लेबर शॉर्टेज, इंडस्ट्रियलिस्ट वर keen on using mechanical power, so that the need for human labor, जहाँ ह्यूमन लेबर की जरूरत होती थी, कैन बी minimized. This was the case in 19th century America. Britain, however, had no problem hiring human hands, जहाँ ह्यूमन लेबर की कोई कमी नहीं होती थी, शॉर्टेज नहीं होती थी। इज क्लियर? थैंक यू।